वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में शुरू से जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्चुअल ऑटिज्म है क्या। अब बच्चे की जो 1 साल से लेकर 5 साल तक का जो टाइम है ना, वो क्रूशियल ब्रेन डेवलपमेंट का टाइम होता है। उस टाइम ये बच्चे को ऑर्गेनिकली बच्चे को एक्टिविटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, यानी उसको सोशलाइज करना, उस बच्चे के साथ एंगेज होना, उस बच्चे के साथ आप कोई ना कोई एक्टिविटी एंगेज करना, ठीक है। अब जब ब्रेन डेवलपमेंट का टाइम था तो ओबियसली बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया आपने, ठीक है। रियलिटी से निकलकर वर्चुअलिटी में चला गया। लेकिन इन बच्चों के अंदर जो वर्चुअल ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, इन बच्चों में वो सिम्टम्स आ जाती हैं। कौन सी वाली? ऑटिज्म वाली सिम्टम्स आ जाती हैं। कौन सी सिम्टम्स होती हैं? 3 मेजर सिम्टम्स होती हैं। ये बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीच डिलेड होना शुरू हो जाती है बच्चे। ओबियसली 1 वे कम्युनिकेशन हो रही है क्या, ठीक है, वो 1 वे देख रहा है, उसकी माउथ क्लोज है, उसके माउथ की मसल्स की एक्सरसाइज नहीं हो रही हैं, आर्टिकुलेटर्स उसकी मूव नहीं कर रहे हैं, और 1 वे उसको इनपुट जा रही है सिर्फ, ठीक है, आउटपुट कुछ नहीं आ रही। उसके बच्चे की तरफ से आउटपुट नहीं आ रही है, मोबाइल की तरफ से इनपुट आ रही है, उसको जा रही है, तो उसकी स्पीच डिले हो जाती है बच्चे। दूसरा बच्चा होता है जो सोशल डेफिसिट हो जाता है, घुलता मिलता नहीं हर एक के साथ, आइसोलेशन में रहता है, इंट्रोवर्ट हो जाता है, हर वक्त खोया रहता है, लॉस्ट फेज में चला जाता है। ये उस वक्त साल की टाइम बाय टाइम ये सिम्टम्स बढ़ते ही, ठीक है, स्क्रीन टाइमिंग की बात कर रहा हूँ। अब वो सोशल डेफिसिट भी बच्चा हो गया और बच्चा स्पीड डिलेड भी हो गया। दूसरा आ जाते हैं, उस बच्चे में क्या हुआ कि वो आईक्यू डेफिसिट की तरफ भी आना शुरू होता है बच्चा, क्योंकि उसकी फोकसिंग मुतासर हो जाती है, अटेंशन स्पैन उसका वो खत्म हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो फिर वो उसके साथ साथ हाइपर एक्टिविटी भी आना शुरू होती है। फिर हाइपर एक्टिविटी भी आ गई, अटेंशन स्पैन भी आना, उसके भी प्रॉब्लम आना शुरू हो गई, लैक ऑफ अटेंशन स्पैन होना शुरू हो गया। हमारे 3 डोमेन्स हैं, 3 मेजर गोल्स होती हैं हमारी। पहली गोल क्या है? हमारे गोल्स क्या, हमारा हमने बच्चे की सिटिंग टॉलरेंस पे काम करना है। सिटिंग बैठेगा तो नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा ना, बच्चे के जो हमने उस पर काम करना है। सिटिंग टॉलरेंस पे हमने काम करना शुरू किया। सिटिंग टॉलरेंस के बाद फिर हमने बच्चे की आई कांटेक्ट पे काम करना शुरू किया, ताकि बच्चा का जो ब्रेन है वो कंप्रिहेंसिव स्टेटस पे आए, अंडरस्टैंड करे, कंसंट्रेट करे कि जो आउट बैठा स्पीकर सामने से बात कर रहा है वो क्या कर रहा है, कंसंट्रेशन ड्रॉ करना, सीख करना उसकी। तो हमने सिटिंग टॉलरेंस पे काम किया उसकी, अटेंशन स्पैन पे काम किया उसकी, और आई कांटेक्ट पे काम किया, और फिर लास्ट हमने उसकी कंसंट्रेशन पे काम किया, ठीक है। नेक्स्ट जैसे जैसे हम गोल्स अचीव करते हैं, जैसे बच्चे के सिटिंग टॉलरेंस में इंप्रूवमेंट आ रही है, आई कांटेक्ट में इंप्रूवमेंट आ रही है, और जैसे जैसे बच्चे की कंसंट्रेशन में इंप्रूवमेंट आ रही है, यानी अटेंशन में इंप्रूवमेंट आ रही है, तो फिर हम आस्था बच्चे को सेकंड जो हमारा होता है स्टेज या जो प्रोटोकॉल होता है, हम स्पीच की तरफ आते हैं। अब अक्सर पेरेंट्स आते हैं, उनको सबसे ज्यादा ये होता है कि सर हमारा बच्चा बोलता नहीं है, बच्चा स्पीच डिले है, आप इस स्पीच थेरेपी सेशन कब स्टार्ट करेंगे? स्पीच सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है। अगर बच्चे में बिहेवियर इश्यूज हैं, अगर बच्चे में बिहेवियर इश्यूज नहीं है, जस्ट स्पीच डिले है, तो ऑब्वियसली हमने उसका स्पीच सेशन स्टार्ट करना है। लेकिन बच्चे के अगर बिहेवियर सीरियस इश्यूज आ रहे हैं तो स्टार्ट हमने क्या करना है? एबीएस सेशन स्टार्ट करना है, बिहेवियर थेरेपी। तो बिहेवियर्स को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करना है। अगर हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे काम नहीं करते, उसकी प्रोटोकॉल हम उस जो हमने डिजाइन किए हुए हैं उसके ऊपर अप्लाई नहीं करते बच्चे की बिहेवियर पे, ऑब्वियसली वो जो बिहेवियर्स बने वो वही ऐसे के वैसे ही रहेंगे। जो प्रोग्रेस रिपोर्ट को मैंने इसको देखा, तो सबसे पहले जो स्टबर्न बिहेवियर के अंदर ड्यूरिंग सेशन के दौरान ये जब वो स्टबर्न बिहेवियर था वो खत्म हो गया। सिटिंग टॉलरेंस में इंप्रूवमेंट किया है माशाल्लाह, ठीक है, और नॉर्मल हुआ है माशाल्लाह उसमें, और स्टबर्न बिहेवियर काफी हद तक इंप्रूव हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक था ये इसके ये पिकी ईटर था, सिलेक्टिव चीजें खाता था, या ये बच्चे सूखी चीजें खाते हैं या ये बच्चे क्रंची चीजें खाना पसंद करते हैं सेंसरी इश्यूज की वजह से, ठीक है, और सेंसरी इश्यूज की वजह से। फिर हमने इसको फूड थेरेपी स्टार्ट करवाई। बच्चों के लिए 3 स्किल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जिन पे हमने काम करना होता है। फर्स्ट वन उनके बच्चों का ईटिंग स्किल है, ड्रेसिंग स्किल है, दूसरा पहला ईटिंग स्किल, दूसरा ड्रेसिंग स्किल, और तीसरा टॉयलेटिंग स्किल, कि बच्चा टॉयलेट ट्रेन हो बच्चा। तो अब सबसे पहले हम इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि आपका बच्चा क्या था, वर्चुअल ऑटिस्टिक बच्चा था। ये हमारी जो थेरेपिस्ट टीम ने, हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हमारी स्पेशल रूटीन थी, उस पर अप्लाई किया। उसके बाद उसकी जो रेटिंग स्केल जो आता था वो 56 इसका स्केल आया सामने। 56 स्केल होता है सिवियरिटी की तरफ, जिसमें बच्चे के स्टबर्न बिहेवियर्स पीक पर होते हैं, हाइपर एक्टिविटी पीक पर होती है, ईटिंग बिहेवियर पीक पर होता है, ठीक है, क्राइंग बिहेवियर पीक पर होता है। ये सिवियरिटी लेवल है। इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, 80% roles of the parent in the growth of their child as well improvement. 80% role of parents का मैडम आपका है, 20% we are professional, we are facilitator. अब दोनों का, मदर का और फादर का, दोनों का एक पिच पे आना जरूरी है। दोनों की स्ट्रगल सेम होगी, ऐसे ऐसे करेंगे बच्चे की शेप बनती जाएगी।
माँ और बाप दोनों मिलते हैं तो बच्चे की शेप बनती है। माशा मुझे सबसे बड़ी खुशी होती है, आप एक पर्सनल इंटरेस्ट होता है आपके बच्चे के बारे में। दूसरा, आप क्वालिफाइड हैं, आप समझती हैं इस चीज को कि मैंने काम करना है, ठीक है ना। आपके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना, माँ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सर साथ में टॉयज किस तरह के देने हैं? कोशिश करिए टॉयज रखने हैं, वो टॉयज रिपीटेटिव नहीं करने, बार बार वो टॉयज भी नहीं देने आपने। मैक्सिमम कोशिश करें उसको आप फिजिकली अपने साथ एंगेज करें। ये जुमला गौर से सुनिएगा, एनर्जी को चैनलाइज करना है डिफरेंट एक्टिविटीज करते हुए। साइकिलिंग करते हुए, अगर बच्चा बड़ा है तो उसे स्विमिंग करवाएं, साइकिलिंग करवाएं, साथ रेस्ट वॉक अपने करवाएं, ठीक है। नेचर का टच दें तो इससे हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस होगी, ठीक है, इंशाल्लाह।